हाय एवरीवन। आज हम कंटिन्यूएशन हमारा लेक्चर है डायोड्स के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे डायोड्स के। आज इस लेक्चर में सारे डायोड्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो लास्ट 10 सालों में पूछे हैं, और जितने भी टॉपिक्स प्रैक्टिकल डायोड्स के साथ हमें कराने थे। आइडियल डायोड पे हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था, अभी हम प्रैक्टिकल डायोड्स के साथ डिस्कशन करेंगे। और मेरे हिसाब से इस लेक्चर के बाद आपको डायोड्स चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ाने के लिए था नहीं, मैंने सब कुछ ही पढ़ा दिया होगा इस लेक्चर के बाद। तो देख सकते हो आप क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस इनपुट टू डायोड्स और डीसी सोर्सेस हैं, मतलब डायोड्स और रेजिस्टेंस है इन शॉर्ट। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो एक क्लिपर सर्किट है, ये सर्किट है क्लिपर सर्किट। और मेरे हिसाब से मैंने आपको ये वाले सर्किट्स कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ाए थे, तो आपको मेरे हिसाब से इन सर्किट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको इन सर्किट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप देख सकते हो, ऑप्शन देख सकते हो वी नॉट के, ये सारे जो ऑप्शंस है वो वी नॉट के लिए है। वी नॉट क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। वी नॉट क्या होना चाहिए, हाय एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पेंडिंग थे लास्ट लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर के बाद डायोड्स चैप्टर में पढ़ाने के लिए कुछ पेंडिंग नहीं है, हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया होगा। आज मैं प्रैक्टिकल डायोड्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन करूंगा, और आज इस लेक्चर के बाद आपका डायोड्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये क्लिपर सर्किट है, क्योंकि सर्किट में सिर्फ डायोड्स और सिर्फ रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। सर्किट में सिर्फ डायोड्स और सिर्फ रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। और आप देख सकते हो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके सर्किट के लिए प्रॉपर है, ये आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके इस सर्किट के लिए हो सकता है। तो देखो यहाँ पे दो डायोड्स हैं, यहाँ पे दो डायोड्स हैं, एक है D1 और एक है D2। और ये दोनों डायोड सिलिकॉन डायोड है, ये दोनों डायोड्स सिलिकॉन डायोड ही है। तो जब भी मेरे पास दो डायोड्स हो गए तो यहाँ पे चार कंडीशन आ सकते हैं। ये एक फॉरवर्ड बायस हो सकता है, ये रिवर्स बायस हो सकता है, ये रिवर्स बायस हो सकता है, ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है। बी क्यों लिखते हैं मैंने वहाँ पे, एफ लिखना है। या फिर ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो सकते हैं, या फिर दोनों रिवर्स बायस हो सकते हैं। तो मैंने आपको अपने लास्ट जब भी मैंने पढ़ाया था क्लिपर, तभी मैंने आपको बताया था दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस तो हो नहीं सकते, दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस तो हो नहीं सकते। नहीं तो होगा क्या कि ये वाली ब्रांच अलग वोल्टेज बताएगी, ये वाली ब्रांच अलग वोल्टेज बताएगी। तो मतलब दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस हो ही नहीं सकते। तो एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ तीन ही ऑप्शंस हैं। ये एक केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है। पर इन तीनों ऑप्शंस में से आपको पता होगा ये वाले जब केस आई थी मेरे लास्ट लेक्चर में, जब मैंने क्लिपर सर्किट डिस्कस किया था, जब मेरे दोनों डायोड्स फॉर रिवर्स बायस मैंने बताया था, तभी आपको वीन की ऐसी रेंज मिल रही थी, तभी आपको वीन की ऐसी रेंज में वैल्यू मिल रही थी। ये इनपुट दो वैल्यूज के बीच में होगा, वो मैंने तभी आपको बताया था जब मेरे दोनों डायोड्स रिवर्स बायस हो गए। तो एक्चुअल में अगर आपने मेरे लेक्चर देखे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको पूरा क्वेश्चन जीरो से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मुझे ऐसी केस सॉल्व करनी है जहां पे मेरे D1 भी रिवर्स बायस होगा और मेरा D2 भी रिवर्स बायस होगा। मुझे ऐसा कोई एक पर्टिकुलर केस सॉल्व करना है। ये हो गया एक चीज। और आपको पता है ये है इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I। और अगर करंट I की बात करूं, अगर मैं करंट I की बात करूं तो VI माइनस V नॉट, VI माइनस V नॉट, ये है VI माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R। तो मतलब अगर मुझे इस करंट को ग्रेटर देन जीरो बताना है, तो एक्चुअली मुझे
न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में कंडीशन लानी पड़ती है। रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ता कि रेजिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो होगा क्या, लेस देन जीरो होगा क्या, मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक फिक्स वैल्यू है। जब भी मुझे करंट ग्रेटर देन जीरो बताना है, लेस देन जीरो बताना है, तो मुझे न्यूमरेटर के साथ वरी करने की जरूरत है। मेरा रेजिस्टेंस कभी पिक्चर में आता ही नहीं है। तो ये मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस रेजिस्टेंस को इग्नोर करके अगर यहां पे ही डायरेक्टली वी आई एज्यूम कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वैसे भी डिनोमिनेटर में आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो अभी ये वाली केस हम सॉल्व करते हैं। मेरा D1 एक प्रैक्टिकल सिलिकॉन डायोड है, वो रिवर्स बायस कब होगा? आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको क्वेश्चन पेपर में दिया था इन सिलिकॉन डायोड्स की कट इन वोल्टेज। सिलिकॉन डायोड की कट इन वोल्टेज क्या होती है? 0.7, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो मेरा D1 कब रिवर्स बायस होगा? इस वोल्टेज को नाम देते हैं V1। मेरा D1 डायोड रिवर्स बायस तब होगा जब मेरा V1 माइनस VI विल बी लेस देन 0.7। मेरा V1 माइनस VI विल बी लेस देन 0.7, ठीक है? तब मेरा डायोड D1 रिवर्स बायस होगा। इस को V2 नाम देते हैं और यहां पे VI ही प्रेजेंट है। तो मेरा D2 कब रिवर्स बायस होगा? अगर मुझे कंडीशन निकालनी है तो D2 रिवर्स बायस कब होगा? जब मेरा VI माइनस V2 विल बी लेस देन 0.7। 0.7 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक प्रैक्टिकल सिलिकॉन डायोड है, तो मुझे 0.7 से रेस्पेक्ट में ही सोचना है, ठीक है? अगर आप इस टर्मिनल को ग्राउंड बताते हो, तो आप बोल क्या सकते हो? मेरा V1 क्या है? -1 वैल्यू है, और मेरा V2 क्या है? +2 वैल्यू है। तो यहां पे पुट करो -1 माइनस VI शुड बी लेस देन 0.7, VI -2 शुड बी लेस देन 0.7, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -1.7 शुड बी लेस देन VI। इस पर्टिकुलर कंडीशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? VI शुड बी लेस देन 2.7। अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों केसेस आपको कहां पे नजर आ रहे हैं? डी ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, डी ऑप्शन में। तो आपका इस सर्किट का राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगर आप गलती से बाय मिस्टेक इन डायोड्स को आइडियल डायोड समझते हैं ना, आइडियल डायोड, तो आपको ए ऑप्शन आता है और फटाक से आप आंसर टिक मार्क करके अपने पेपर के बाद आ जाते, और पेपर के बाद पता चलता है कि आपने रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसी तरह से वो लोग आपको कंफ्यूज करते हैं। डायोड आइडियल डायोड है समझ के डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर सॉल्व मत करो, क्वेश्चन पेपर में पढ़ो कि डायोड आइडियल है कि सिलिकॉन है। अगर सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 की कंडीशन लेनी है, 0 की कंडीशन नहीं, 0.7 की। अगर आइडियल डायोड होता अगर ये आइडियल डायोड होता तो मुझे क्या करना पड़ता? इसके जगह 0 लेना पड़ता, इसके जगह 0, और आपका ए ऑप्शन शायद से आता, ए ऑप्शन। पर अभी मेरा क्या है सर्किट में? प्रैक्टिकल डायोड ही है, तो मुझे प्रैक्टिकल डायोड के रेस्पेक्ट में ही सोचना है, सिलिकॉन डायोड के रेस्पेक्ट में। अभी हम अपना डायोड चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मेरे हिसाब से इसके आंसर्स भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के बुक में गलत बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को एक्चुअल में कैसे सोचना है, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मैं आपको बताता हूं। फिगर शोज हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये डायोड आइडियल है बताया गया है। एवरेज स्टेडी स्टेट करंट थ्रू द डायोड, एवरेज स्टेडी स्टेट करंट अप्रोक्सीमेटली थ्रू द डायोड इस डायोड में से फाइनल वैल्यू पूछा है, स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी इस डायोड की? अप्रोक्सीमेटली इस डायोड का करंट जो होगा उसका लास्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, स्टेडी स्टेट में कितना होगा, ये आपको पूछा है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक डायोड है, यहां पे कैपेसिटर है, यहां पे रेजिस्टेंस है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है? नेगेटिव क्लैंपर सर्किट है, नेगेटिव क्लैंपर सर्किट है। क्यों नेगेटिव क्लैंपर सर्किट है सर? क्योंकि आप देख सकते हो डायोड की डायरेक्शन ग्राउंड के साइड है। ये अगर इसको मैं ग्राउंड टर्मिनल देखूं
डायोड की डायरेक्शन कहां पे है, वो ग्राउंड की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। एक नेगेटिव क्लैंपर सर्किट है, और नेगेटिव क्लैंपर सर्किट में मैंने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पे कंडीशन बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। मेरा आरसी जब भी वेरी वेरी ग्रेटर देन टी होता है, ठीक है, ये मेरा आरसी वेरी वेरी ग्रेटर देन टी होता है, तभी वो क्लैंपर सर्किट की तरह बिहेव करता है। आइडियली क्या होना चाहिए, मेरा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। रेजिस्टेंस कहां पे, यहां पे ये वाला आर की जो वैल्यू है ना 100, उसे मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूं। अगर ये आर इनफाइनाइट होता तो कैसा होता मेरा, देखो ये मेरा इनपुट है, टेन से लेकर -10 तक वो वैरी हो रहा है, ये मेरा इनपुट है, ठीक है। अगर मैं ये वाला वोल्टेज बताऊं आपको, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC है, तो VC आप कैसे बताते हैं, मैंने आपको नेगेटिव क्लैंपर सर्किट में सिखाया था। वो इस टाइम इंटरवल तक चार्ज करेगा अपने आप को, इस टाइम इंटरवल तक चार्ज करेगा अपने आप को, बाद में वो एक कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करेगा 10, बाद में हमेशा के लिए वो 10 वैल्यू पे रहेगा जब मेरा R टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, जब मेरा R टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों होल्ड करता है, ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों होल्ड करता है, क्योंकि इस कैपेसिटर ने जितना 10 वोल्टेज होल्ड किया, वो डिस्चार्ज होने के लिए उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। R टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब क्या, ये रेजिस्टेंस ओपन सर्किट हो गया, मतलब यहां पे जितना भी चार्ज स्टोर है वो इस रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड में नहीं पहुंच पाता, वो डिस्चार्ज नहीं हो पाता, क्योंकि ये ओपन सर्किट होता है ना। R टेंड्स टू इनफाइनाइट में ये रेजिस्टेंस ओपन सर्किट होगा, तो यहां का चार्ज ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाएगा, डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, इसलिए वो हमेशा 10 पे ही रहता है, हमेशा 10 पे ही रहता है, ठीक है। पर हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि रेजिस्टेंस की एक फाइनाइट वैल्यू है 100, ठीक है, रेजिस्टेंस की एक फाइनाइट वैल्यू है 100। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है, क्या मेरा ये सर्किट क्लैंपर है, तो RC की कंडीशन देखो, R और C का वैल्यू कैलकुलेट करो। R क्या है 100 इंटू C क्या है 4 मिली, तो RC की वैल्यू क्या आई 400 मिली। T क्या है 1/f ही T होता है, T क्या होता है 1/f। तो अगर आप T देखोगे यहां पे तो क्या आएगा 150 का रेसिप्रोकल अगर आप देखोगे तो 20 मिली कुछ आएगा, शायद से 20 मिली। अगर आप यहां पे देखोगे मेरा RC वेरी वेरी ग्रेटर देन T है, मेरा RC वेरी वेरी ग्रेटर देन T है, मतलब ये डेफिनेटली सर्किट एक नेगेटिव क्लैंपर सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा, एक सर्किट नेगेटिव क्लैंपर सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा। बस यहां पे डिफरेंस क्या होगा सर, यहां पे डिफरेंस क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के कारण होगा क्या कि मेरा यहां पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो कांस्टेंट 10 वोल्टेज था वो ऐसा थोड़ा डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा और वापस चार्ज होके वापस ऐसे डिस्चार्ज होगा, वापस चार्ज होगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए, अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो मेरा, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन चाहता हूं, अप्रोक्सीमेशन, तो यह बोल सकता हूं मेरा कैपेसिटर के अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली हमेशा 10 वोल्टेज ही है, हमेशा वो अप्रोक्सीमेटली 10 वोल्टेज है। क्यों, क्योंकि RC वेरी वेरी ग्रेटर देन T है, RC वेरी वेरी ग्रेटर देन T है, तो वो डिस्चार्ज भी जो हो रहा है वो बहुत ही मिनिमल हो रहा है। ये जो डिस्चार्ज है, ये जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही मिनिमल है, तो मैं बोल सकता हूं मेरा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अप्रोक्सीमेटली 10 ही होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अप्रोक्सीमेटली 10 ही होगा, जो क्या होगा कांस्टेंट, अप्रोक्सीमेटली वो कांस्टेंट ही, अगर वो डिस्चार्ज भी हो रहा है, पर R और C वेरी वेरी ग्रेटर देन T होने के कारण उसे मैं अप्रोक्सीमेटली 10 कांस्टेंट समझ सकता हूं, क्योंकि वो डिस्चार्ज भी बहुत छोटा सा चार्ज हो रहा था और वापस से वो चार्ज वापस उसे कर रहा था, ठीक है। आप देख सकते हो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले जब भी R टेंड्स टू इनफाइनाइट होता था वो 10 पे रहता था, पर R एक फाइनाइट वैल्यू होने के कारण 100, वो क्या हो रहा है कि चार्ज हो रहा है, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है, वापस चार्ज हो रहा है, वापस से थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, वापस से चार्ज हो रहा है, ऐसे वो करेगा बिहेव। पर अप्रोक्सीमेटली पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए मैं हमेशा उससे सोचूंगा कि वो 10 वोल्टेज ही कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है,
क्योंकि आर सी वेरी वेरी ग्रेटर देन टी अभी भी है, आर सी वेरी वेरी ग्रेटर देन टी अभी भी है। तो वी सी मेरा 10 कांस्टेंट वोल्टेज है, मैंने एज्यूम कर लिया अप्रोक्सीमेटली कंडीशन के कारण। अब हम इसे इरेज करते हैं ये सारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे अभी जगह की ज़रूरत है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कैपेसिटर के अक्रॉस, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज है, मेरा कैपेसिटर वोल्टेज चेंज नहीं कर रहा है, अगर मेरा कैपेसिटर वोल्टेज चेंज नहीं कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मतलब उस टाइम पे मेरे कैपेसिटर ने करंट कितना फील किया होगा, करंट वहां पे जीरो होगा, करंट वहां पे जीरो होगा, तभी तो अपना कांस्टेंट वोल्टेज 10 दिखा पा रहे हैं, तभी तो कांस्टेंट वोल्टेज 10 दिखा पा रहा है। इस वजह से आप बोल सकते हो कि यहां पे एक 10 वोल्टेज का सोर्स की तरह आप इसे एज्यूम कर सकते हो, वहां पे एक 10 वोल्टेज की तरह आप देख सकते हो। यह है आपका ग्राउंड, और कैपेसिटर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है आप बोल सकते हो जीरो, कैपेसिटर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है जीरो, तभी तो एक कांस्टेंट वोल्टेज की तरह बिहेव कर रहा है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होता, इसका मीनिंग क्या है कि वहां पे जीरो करंट फ्लो हो रहा है, वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे आपका सर्किट मैंने बना दिया है, और मेरे हिसाब से अभी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपको पूछा है इस डायोड के अक्रॉस का करंट, वो सेम करंट आप बोल सकते हो ये वाला भी होगा आई, और ये जो 10 वोल्टेज है आप बोल सकते हो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वाला वोल्टेज है, तो आई का वैल्यू क्या आप बोल सकते हो 10/100 जो होगा 0.1 एम्पियर। तो आप देख सकते हो इस अप्रोक्सीमेटली कंडीशन के कारण हम यहां पे कांस्टेंट डीसी सोर्स इसे एज्यूम कर सके। हालांकि मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, पर अप्रोक्सीमेटली कंडीशन के कारण मैंने वीसी को कांस्टेंट 10 ही एज्यूम किया, उस वजह से ही ओपन सर्किट हो पाया और हम एक आंसर कैलकुलेट कर पाए। तो इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल मीनिंग लाते हैं, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना क्वेश्चन ध्यान से पढ़े इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया जा सकता था, सॉल्व ही नहीं किया जा सकता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और ये और भी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हो नेगेटिव क्लैंपर फॉलोड बाय पॉजिटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है, पर आपको अगर आप देखोगे सारे डायोड्स और कैपेसिटर आइडियल है क्वेश्चन में बताया है, पर आपको ये वाला वोल्टेज नहीं पूछा है, क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज डबलर सर्किट है, मैं फटाक से आंसर निकाल लेता। पर आपको पूछा है कि इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो जैसे आपको पता है ये वाला पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये है आपका VI, ये है आपका कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर ये डायोड के अक्रॉस करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप कुछ ऐसा बताएगा VC, और ये है आपका वोल्टेज VT। ठीक है, तो आपका VT क्या होगा इन शॉर्ट, VI माइनस VC। और आपको पता है कि आपका नेगेटिव क्लैंपर सर्किट है, ये क्या है, नेगेटिव क्लैंपर सर्किट है। ये सर्किट क्या है, नेगेटिव क्लैंपर सर्किट है, नेगेटिव क्लैंपर। नेगेटिव क्लैंपर सर्किट में होगा क्या कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज स्टोर होता है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज स्टोर होता है। अगर ये cos ओमेगा टी है, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, ये 1 cos ओमेगा टी है, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस 1 वोल्टेज स्टोर होगा। स्टेडी स्टेट में इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 1 वोल्टेज होगा। तो अगर आप इस कंडीशन के हिसाब से यहां पे पुट करोगे वैल्यूज, VI क्या है cos ओमेगा टी माइनस VC का वैल्यू क्या है 1, तो आपका VT का जो आंसर है वो कुछ ऐसा होगा cos ओमेगा टी माइनस 1। तो मतलब इसका आंसर है राइट आंसर है ए ऑप्शन।
इस पूरे सर्किट में मुझे पूछा गया था ये वाला वोल्टेज, तो मुझे सिर्फ इतने ही पार्ट के सर्किट को देखने की जरूरत है। अगर मुझे ये वाला कुछ वोल्टेज पूछते तो मुझे पूरा वोल्टेज पूरा सर्किट देखने की जरूरत थी। ये वाले वोल्टेज के कारण मैंने सिर्फ इतना ही सर्किट का पार्ट देखा, जो एक नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है। इन शॉर्ट ये वोल्टेज डबलर है पूरा सर्किट, पर मुझे सिर्फ नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट को ही सॉल्व करना था क्योंकि मुझे V ऑफ t पूछा गया था। अभी हम अपना फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमारा पूरा डिटेल डिस्कशन कर देगा डायोड्स चैप्टर पे। तो आप देख सकते हो ये सारे डायोड्स जो है सिलिकॉन डायोड है, और ये सारे डायोड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.7 होगा सारे डायोड्स के अक्रॉस। इस डायोड के अक्रॉस भी 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इस डायोड के अक्रॉस भी 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ सारे डायोड्स के अक्रॉस 0.7 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप होगा, कि आप देख सकते हो इन सारे डायोड्स का P ये साइड है और N ये साइड है, और यहां पे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा वोल्टेज लगा है 12.7। तो ये मेरे हिसाब से सारे डायोड्स फॉरवर्ड बायस हो गए, क्योंकि सारे डायोड्स को मिला के वोल्टेज कितना होगा 0.7 इंटू 4, वो डेफिनेटली बहुत छोटा वैल्यू है 12.7 से। आप देख सकते हो पॉजिटिव P को कनेक्ट किया गया है, नेगेटिव N को कनेक्ट किया गया है, मतलब ये 12.7 इन सारे डायोड्स को फॉरवर्ड बायस करेगा। ठीक है, मैंने इतना पहले से क्वेश्चन को देख के मैंने एनालिसिस कर ली। अभी मैं देखता हूं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज V0 कितना होगा। V0 आप देख सकते हो स्मॉल V0 पूछा है, मतलब आपको AC वोल्टेज पूछा है, AC वोल्टेज। तो AC एनालिसिस आपको करनी है, पर जब भी आपको AC एनालिसिस करनी होती है सबसे पहले DC एनालिसिस करनी होती है, उसके बाद ही आप AC एनालिसिस की तरफ जा सकते हो। बिना DC एनालिसिस AC एनालिसिस हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले DC एनालिसिस करते हैं, और जब भी DC एनालिसिस करोगे, मैंने आपको सिखाया था अपने पिछले वाले लेक्चर्स में, आपको क्या करना है, AC सोर्सेस को न्यूट्रलाइज करना है, AC सोर्सेस को न्यूट्रलाइज, और सिर्फ DC सोर्सेस आपके सर्किट में होने चाहिए। तो ये है 12.7 और यहाँ पे है 9000 ओम, और यहाँ पे है, इसे आप समझ सकते हो 0.7 इंटू 4। तो इस सर्किट में कुछ तो IDC फ्लो होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट IDC है, ये इक्विवेलेंट IDC है, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं IDC कैलकुलेट करता हूं, इन सारे डायोड्स का कॉम्बिनेशन वाला IDC है वो। ठीक है, तो ये कितना होगा IDC 12.7 माइनस 4 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 9000। तो आपको कुछ तो यहां पे IDC का वैल्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको AC एनालिसिस करना है। आपको करना है AC एनालिसिस। तो AC एनालिसिस के हिसाब से सर्किट बनाओ। ये है 100 मिली कॉस ओमेगा टी। आप देख सकते हो मिली है, मिली बहुत सारे लोग इग्नोर कर देंगे और रॉन्ग आंसर भी कैलकुलेट करके आ सकते हैं। कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे 9000 वैसे के वैसे, और यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस आने चाहिए सीरीज में, ये डायोड के लिए एक रेजिस्टेंस आएगा, ये डायोड के लिए एक रेजिस्टेंस आएगा, ये डायोड के लिए एक रेजिस्टेंस आएगा, ये डायोड के लिए भी एक रेजिस्टेंस आएगा। मैंने बताया था AC में मेरा डायोड एक रेजिस्टेंस RD से रिप्लेस होता है, पर इस रेजिस्टेंस RD को मैं सिर्फ RD नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे 4 डायोड है, इसलिए मैं चारों को ऐड करके 4RD लिख रहा हूं। और इस RD की वैल्यू क्या होगी, इस RD की वैल्यू क्या होगी, इस RD की वैल्यू होगी VT बाय IDC, VT बाय IDC। तो आप देख सकते हो यहां पे जो भी IDC की वैल्यू आएगी वो यहां पे आपको पुट करनी है, और VT का वैल्यू मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा हमेशा
नहीं दिया है तो रूम टेम्परेचर के हिसाब से 26 मिली आपको एज्यूम करना है। आईडीसी आपने कैलकुलेट किया है, वीटी आपको पहले से पता है, तो मेरे हिसाब से आरडी भी आप कैलकुलेट कर लोगे। तो यहां पे 4 इंटू आर डी कैलकुलेट कर लेना, और मेरे हिसाब से सिर्फ अभी आपको वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके स्मॉल वी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैं ये चीज़ आपको होमवर्क दे रहा हूं, पर पूरा प्रोसेस सर्किट के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहां पे सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत थी, डीसी एनालिसिस में डायोड्स 0.7 से रिप्लेस होते हैं, एसी एनालिसिस में डायोड्स रेजिस्टेंस आरडी से रिप्लेस होते हैं, और आरडी का वैल्यू क्या होता है, वीटी बाय आईडीसी, वीटी बाय आईडीसी, वीटी बाय आईडीसी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज हमने डायोड्स चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में बीजेटी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बाय।